माय नेम इज गौतम सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल बिलीवर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सम इंपॉर्टेंट फिनोमिना ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस। तो देखिए, सबसे पहले लेंस का डेफिनेशन देखते हैं। तो लेंस का डेफिनेशन है, लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग। मतलब एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि बीम ऑफ लाइट या लाइट रेज को जो है डाइवर्ज करता है या तो कन्वर्ज करता है बिफोर ट्रांसमिटिंग। ये ट्रांसिट होने के बाद लाइट या तो डाइवर्ज करती है या तो कन्वर्ज करती है। ओके, तो चलिए अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंसेस। पहले अपन लेंस बना लेते हैं, फिर मैं आपको इनके नाम बताऊंगा। तो ध्यान से देखिए, दोनों ही तरफ अगर कन्वेक्स सरफेस हो तो ऐसे लेंस को अपन बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, और दोनों ही सरफेस अगर कनकेव हो तो इसको बोलते हैं बाई कनकेव लेंस। एक तरफ प्लेन है, दूसरा तरफ कन्वेक्स है, तो इसको अपन बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ देखिए प्लेन है, दूसरा साइड कनकेव है, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्केव लेंस। इसके बाद एक तरफ कनकेव है, दूसरा साइड कन्वेक्स है, तो इसको अपन बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। और एक साइड कन्वेक्स है, दूसरा साइड कनकेव है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। समझ में आ रहा है? तो अपन क्लास 10th में इन दो लेंसेस पे फोकस करते हैं। इसको अपन बाई कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या कई बार सिंपली कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये कन्वर्जिंग लेंस है क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज करता है, और ये बाई कनकेव लेंस है, या सिंपली इसको कनकेव लेंस भी बोलते हैं, और ये लाइट को ऐसे डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो चलिए अब इन दोनों लेंस के कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, बेसिक नेम्स देखते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के बारे में। तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है। इस सरफेस को इमेजिन करके आप एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास बना सकते हैं, और इस वाले सरफेस को भी इमेजिन करके आप हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास बना सकते हैं। तो ये ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए, ये आपका कन्वेक्स लेंस है। इस सरफेस से जो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास बना, इसको C1 बोलेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और इस वाले हॉलो स्फीयर का ग्लास का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया वो C2 हो गया। ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया। इसको C1 इसको C2 ले लेते हैं, ये R1 R2 ऐसा होगा। क्लियर? ये जो लेंस का एकदम जो मिडिल वाला हिस्सा होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, इसी को अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंस। क्लियर? उसके बाद जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करें, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते। क्लियर? दिख रहा है? तो कन्वेक्स लेंस, उसका बीच वाला जो सेंटर होता है उसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इस वाले हॉलो स्फीयर का सेंटर C1 और इस वाले हॉलो स्फीयर का सेंटर C2, दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाले लाइन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है? सेम ऐसी कनकेव लेंस में भी होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको अपन ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। इस वाले हॉलो स्फीयर का सेंटर हो गया C1, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1, इसका सेंटर हो गया C2, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R, और इनको ज्वाइन करने वाले लाइन को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बहुत इजी। तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले अपन देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस एक पॉइंट होता है, ध्यान से इसका डेफिनेशन देखिए। मान लीजिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन देखिए। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या है? एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल to the principal axis passes through it
आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद सारे के सारे रेज इसी स्पेशल पॉइंट से ऐसे पास होते, इसी को अपन फोकस बोलते हैं। समझ में आ रहा? तो जितने भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक स्पेशल पॉइंट से पास होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए, कन्वेक्स लेंस के अंदर दो दो फोकस होते हैं। अगर रेज इधर से जा रहे हैं तो इधर फोकस होगा, और रेज अगर इधर से आ रहे हैं तो फोकस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो एक कन्वेक्स लेंस के अंदर दो दो फोकस होता है, एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ। क्लियर? और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए, हम यहां पे एक सिंगल बेंडिंग शो कर रहे हैं, मतलब लाइट ऐसे आया और यहां पे एक बेंडिंग हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इस बार लाइट की जो बेंडिंग होनी चाहिए थी जो एक्चुअल में, वो दो जगह होनी चाहिए थी। कहां कहां? एयर से ग्लास के समय एंड ग्लास से एयर के समय। तो देखिए, एक्चुअल डायग्राम कैसे होना चाहिए था, तो लाइट ऐसे आए, अब लाइट किधर को जाएगा, इसके लिए आप यहां पे क्या बनाओ, पहले टेंजेंट बनाओ और टेंजेंट के ऊपर आप नॉर्मल खींचो। अब लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन लाइट जो है एयर से ग्लास में जा रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसके बाद लाइट किधर को जाएगा, इसके लिए आप फिर से एक टेंजेंट बनाओ और उसके ऊपर नॉर्मल बनाओ। लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन वो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो लाइट एक्चुअली में यहां और यहां दो बारी बेंड होनी चाहिए थी, और लाइट का एक्चुअल जो डायग्राम है वो ऐसे होना चाहिए था, ना कि ऐसे। ओके? लेकिन जो है अपन क्लास 10th या कभी भी जो है रे डायग्राम में लाइट को एक ही जगह बेंड कराते, ताकि अपन को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन मिले, बार बार ऐसे टेंजेंट ना बनाना। तो याद रखिए कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई डायग्राम आया और कई सारे ऑप्शन मिले, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो। तो लाइट का एक्चुअल बेंडिंग ऐसे होना चाहिए, लेकिन अपन जो है जनरली इसको ऐसे दिखाते। तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर है आपको, और दो दो फोकस होते हैं। अगर लाइट इधर जा रहा है तो इधर फोकस, और लाइट इधर से आ रहा है तो इधर फोकस। क्लियर है? फोकल लेंथ, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी। और 10th क्लास में अपन जो बाई कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उसमें दोनों फोकस जो है वो एक ही डिस्टेंस पे होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर दूर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर दूर होगा। क्लियर? ओके? और देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अपन मिरर में देखते थे कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन होता था कि जो F होता था वो R/2 होता था। ऐसा इस केस में बिल्कुल नहीं होता। तो कन्वेक्स लेंस में ऐसा नहीं होगा कि ये मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर है, ये F है, तो इससे जस्ट दुगने डिस्टेंस पे C मिलेगा। ऐसा लेंस के केस में बिल्कुल नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना। समझ में आ रहा है? तो ये F और C में कोई रिलेशन नहीं होता, तो इसलिए जनरली अपन यहाँ F शो करते हैं, यहाँ 2F लिखते हैं, ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए अब अपन देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स। तो देखिए, इमेज फॉर्मेशन करने के पहले रूल समझने बहुत जरूरी है कि रेस कैसे आती है तो किधर को जाती है। तो देखिए, पहला रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल है ना, अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो फोकस से पास हो, है ना। तो देखिए, रेस का पैरेलल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी रे जो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करे, ऐसा नहीं होता। तो जो भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, फोकस से पास होता है। ओके? रूल नंबर 2 जो है इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर लाइट इधर से आया तो इधर चलेगा, तो लाइट अगर फोकस से पास होगा तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 यही है कि इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देख रहे, इसी का जस्ट उल्टा। क्लियर? और रूल नंबर 3 ये बोलता है कि इफ इंसिडेंट रे passes through optical center then it goes undeviated after refraction। समझ में आ रहा है? अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो बिना किसी डेविएशन के वो सीधे सीधे चले जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। क्लियर? तो तीनों रूल क्लियर है। अगर कोई पैरेलल रेज है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगा, कोई फोकस से पास कर रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे चले जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इन सारे रूल का इस्तेमाल करके अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं फॉर द ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिफरेंट पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं कन्वेक्स लेंस के द्वारा।
और अपन क्या करने वाले कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास लेके आने वाले। दिख रहे हैं यहाँ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है, फिर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 है, कैसे ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा और उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे। और देखिए कन्वेक्स लेंस में क्या क्या है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे एक फोकस है, इधर एक और फोकस है, और यहाँ पे 2f है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी, ये ध्यान रखना आप। तो पहला केस देखते हैं ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएंगी, फोकस से पास हो। तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे ही बनेगा। तो देखिए इमेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो रियल होगा, और अगर रियल होगा तो इन्वर्टेड भी होगा। दूसरा अगर इसके साइज के बारे में बात करें तो हाईली डिमिनिश्ड साइज है, और पोजीशन के बारे में बात करें तो कहां पे पोजीशन है इसका, एट फोकस। ये इमेज कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। केस 2 देखिए ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, तो ऑब्जेक्ट 2f के इधर रखा हुआ है ए भी। तो पूरे ऑब्जेक्ट के बारे में मत सोचिए, ए के बारे में सोचिए। तो ए का इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, ए से एक पैरेलल रेज निकला, ठीक है, ए से एक पैरेलल रेज निकला, कहां से पास होगा, ये फोकस से पास होगा। दूसरा रे मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाला, तो ये सीधा सीधा ऐसे चले जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया है ना। देखिए मेरे पास तो हैंड ड्राइंग है, आप स्केल यूज करेंगे तो और सही से ड्राइंग आएगा आपका। ये देखिए यहां जाके टकरा रहा है, तो ए का जो रिफ्रैक्टेड रे है वो यहां आके टकरा, तो यहां पे इमेज बनेगा ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको क्या दे देगा, बी डैश, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो ए का इमेज बनाया कीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से आपको क्या मिल जाएगा, बी डैश मिल जाएगा। तो अगर मैं इमेज के बारे में बताऊं तो ये रियल है एंड इन्वर्टेड भी है। दूसरा साइज जो है इसका डिमिनिश्ड साइज है, छोटा साइज है। तीसरा अगर इसका पोर्शन बताऊं तो बिटवीन f एंड 2f, क्लियर। अब इसमें देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड 2f। तो ये केस थोड़ा याद रखना आपको ताकि आपका एकदम सही डायग्राम बने। तो इसका जो इमेज है वो 2f पे ही बनेगा, हालांकि आप एग्जैक्ट डायमेंशन यूज करेंगे तो अपने आप ही बनेगा। बाकी थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें इमेज यही बनता है और सेम साइज का बनता है। तो इस केस में देखिए एक पैरेलल रेज है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा रे अगर मान लो फोकस से पास है तो वो क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगा। तो देखो ए का इमेज क्या हो जाएगा, ए डैश, परपेंडिकुलर ड्रॉप दे देगा बी डैश। तो मेरा देखो काफी सही डायग्राम बन गया, फ्री हैंड भी गलती से। तो ध्यान से देखिए ये जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, सेम साइज है, और इसका पोर्शन क्या है, एट 2f, क्लियर। तो देखिए छोटे से थोड़ा बड़ा साइज होना स्टार्ट हुआ है, इसमें एकदम छोटा था, इससे थोड़ा बड़ा हुआ, और इसमें अब सेम साइज का आ गया। इस केस में देखिए ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रख दीजिए ए बी, एक रे पैरेलल गया, तो क्या होगा, फोकस से ऐसे पास होगा। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया, यहां जाके कहीं तो भी मिल रहा है, ठीक है। तो ए का इमेज आपको क्या दे देगा, ए डैश दे देगा, और परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको क्या दे देगा, बी डैश दे देगा। तो इस बारी देखिए अगर इमेज के बारे में बताएं तो रियल एंड इन्वर्टेड है। इमेज जो बन रहा है वो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और अगर अपन इसका पोजीशन बताएं तो वो बन रहा है बियॉन्ड 2f के आगे, क्लियर। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ला रहे हैं उसका साइज एकदम छोटा था, फिर साइज बड़ा हुआ, फिर इक्वल हुआ, और f2f और f के बीच में साइज क्या हो गया, मैग्नीफाइड हो गया। ओके, चलिए लास्ट के दो केसेस देखते हैं। तो देखिए केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को कहां पे रख रहे हैं, f पे रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को f पे रखते हैं, ये देखिए फोकस पे रख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस। अभी से एक रे पैरेलल गया तो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधा सीधा चले जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये पैरेलल है, तो पैरेलल रेस कहां जाके मीट करेंगे, तो अपन बोल रहे हैं इंफिनिटी पे जाके मीट करेंगे। तो देखिए बच्चों इंफिनिटी का हम काफी गलत मीनिंग सोच लेते हैं। इंफिनिटी सोचते हैं कि भैया सन या बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डिस्टेंस, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इंफिनिटी एक रिलेटिव टर्म होता है। जैसे कि अगर फोकल इन 20 सेंटीमीटर है, तो अगर ये रेस 10 मीटर दूर जाके मीट करेंगे तो उस 10 मीटर को अपन इंफिनिटी बोल देते हैं।
समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल भी इमेज बनेगा, इस बार भी इमेज बनेगा, लेकिन काफी ज्यादा डिस्टेंस दूर पे बनेगा। तो जो जब ये रेज जाके नीचे से टकराएंगे, समझ रहे, तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, नीचे रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि सही में लाइट टकरा रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरा साइज काफी बड़ा होगा तो हाईली मैग्नीफाइड, ओके। और थर्ड है उसका जो पोर्शन होगा है इंफिनिटी। ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, यहां समझ में आ रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को एफ पे रखोगे तो इमेज कहां पे बनता है, इंफिनिटी पे बनता है। और अगर आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे एक लाइट बल्ब रखोगे तो यहां से रेस कैसे निकलेंगी, पैरेलल, क्योंकि देखो ना यहां से जो लाइट निकल रहा है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। केस समझ में आ रहा है? इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इंफिनिटी से अपन चलते चलते एफ पे आ चुके हैं, अब एफ से ओ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे। एफ से ओ के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखिए, देखिए एक रेस पैरेलल था, कहां से पास होगा, फोकस से ऐसे, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुआ तो बिना किसी डेविएशन के ऐसे चले जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो दो रिफ्रैक्टेड रे है ये डाइवर्जिंग है, ये दो रिफ्रैक्टेड रे क्या है, डाइवर्जिंग है, कहीं भी मीट नहीं करने वाले। लेकिन अगर यहां पे कोई ऑब्जर्वर हुआ, उसका जो आंख होगा वहां पे लाइट आ रहा है, तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि भाई साहब जो लाइट है वो यहां से आ रहा है, ये देखो, तो इसको वर्चुअली इंटरसेक्ट करा देगा यहां पे, और इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप आपको क्या दे देगा, बी'। तो इस बार ये देखो जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है, दिख रहा है, ऐसा तो लाइट यहां पे इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा है, ये तो आपकी केवल इल्यूजन भर। तो इस बार जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो वर्चुअल है। अगर वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा, देखो सेम ए बी का सीधा सीधा इमेज फॉर्म हो रहा है। दूसरा जो साइज है वो हाईली मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। और तीसरा अगर अपन इसके पोजीशन की बात करें तो ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर अपन समरी देखें, जब अपन दूर से पास आए तो दूर में जब बहुत दूर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज छोटा सा इमेज बन रहा था, जैसे जैसे पास आते गए रियल इमेज बड़ा होते गया, है ना, और काफी बड़ा हो गया। उसके बाद एफ के बाद अचानक से कैसा इमेज फॉर्म होने लगता है, वर्चुअल इमेज, और वो भी कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस है वो एक रियल ऑब्जेक्ट का रियल डिमिनिश्ड इमेज बना सकता है, रियल मैग्नीफाइड इमेज बना सकता है, रियल सेम साइज का इमेज बना सकता है, जबकि वो एक रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। मतलब अगर वर्चुअल इमेज रहेगा तो कैसा रहेगा, मैग्नीफाइड रहेगा। तो एक मार्क्स के सवाल में आ सकता है कि क्या कन्वेक्स लेंस वर्चुअल डिमिनिश्ड इमेज बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो वो हमेशा क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, ओके। तो चलिए अब अपन यूजेस ऑफ कन्वेक्स लेंस देखते हैं। तो देखिए जो पहला यूज है कन्वेक्स लेंस का वो है कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन आई ग्लासेस। तो कई लोग जो चश्मे लगाते हैं तो उनके चश्मे में आई ग्लासेस में कन्वेक्स लेंस लगे रहते हैं, है ना। जैसे वो पर्सन जिनको हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए वो क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्लियर। सेकंड है कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आप देखे होंगे कि एक छोटा सा इस तरीके का एक मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है जिसमें एक हैंडल लगे रहते हैं। तो अगर आपको छोटे छोटे लेटर्स या छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। तो उसमें ये वाला केस हो रहा होता है, आप एफ एंड ओ के बीच में क्या कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को लेते आते हैं और एक बड़ा सा इमेज आपको दिखने लगता है, क्लियर। तो दूसरा यूज आपको समझ में आया, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस। थर्ड यूज है कि कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, क्लियर। फोर्थ यूज है कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन कैमरास एंड प्रोजेक्टर। कैमरा और प्रोजेक्टर में भी कन्वेक्स लेंस का यूज आता है। और पांचवा और आखिरी यूज है कि कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन लेजर्स और टॉर्चेस टू क्रिएट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये केस देखो, अगर सोर्स लाइट को फोकस पे रखेंगे तो रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट कैसे फॉर्म होंगी, पैरेलल रेस फॉर्म होंगी। तो लेजर और कई टॉर्चेस में जो है पैरेलल बीम बनाने के लिए अपन कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ओके। तो और भी कई सारे यूज है, लेकिन आप एग्जाम में ये 5 यूजेस लिख सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव लेंस में सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस अगेन एक पॉइंट है, तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये कनकेव लेंस है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो प्रिंसिपल फोकस को मैं डिफाइन करूंगा कि इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to diverge from it। मतलब ऐसा लगेगा कि रिफ्रैक्शन के बाद ये इस पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज हो, समझ में आ रहा? तो ये रेज इसके बाद किधर जाएगा, तो फोकस ऐसे रे लाइए और इसको ऐसे, समझ में आ रहा? मैं फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूं कि इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge from it after refraction। समझ में आ रहा? तो ऐसा लगेगा कि ये रेज सारे के सारे फोकस से ही होकर ऐसे डाइवर्ज हो गए। क्लियर? और इस फोकस का जो ऑप्टिकल सेंटर से दूरी होगा वो फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कनकेव लेंस के केस में लाइट इधर से आ रहा है तो फोकस इधर लेंगे, और अगर कनकेव लेंस में लाइट इधर से आ रहा है तो फोकस इधर लेंगे। जबकि कन्वेक्स के केस में जस्ट उल्टा था, लाइट इधर से आया तो कन्वेक्स लेंस में इधर फोकस था, इधर से आया तो फोकस इधर था। लेकिन कनकेव में मैं फिर से बोलूंगा कि लाइट अगर इधर से आ रहा है तो सेम साइड में फोकस होगा, इधर से आ रहा है तो इधर फोकस होगा। क्लियर? अब देखिए इसका, ये तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं सिंगल बेंडिंग है, लेकिन इसका एक्चुअल पाथ अगेन अपन बेसिक से देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसका एक्चुअल पाथ। हालांकि हर जगह अपन ऐसे ही शो करेंगे, लेकिन अपन को बेसिक समझना है कि इसका एक्चुअल पाथ कैसा होना चाहिए। तो देखिए लाइट ऐसे आ रहा है, किधर को जाएगा, इसके लिए आपको नॉर्मल बनाना है। तो नॉर्मल के लिए सबसे पहले आप टेंजेंट बनाए, फिर नॉर्मल बनाए। लाइट जा रहा था इस तरफ, लेकिन क्योंकि वो रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो वो टूवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे बेंड करके अगेन यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, नॉर्मल बनाइए। लाइट को जाना था इस तरफ, लेकिन थोड़ा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? तो देखो लाइट ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, इसीलिए इस लेंस को अपन क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। और कन्वेक्स के केस में लाइट कन्वर्ज हो रहा था, इसलिए उसको कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्लियर? तो देखिए ये एक्चुअल पाथ है, 2 बार ऐसे लाइट की बेंडिंग होनी चाहिए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए अपन 1 बार बेंडिंग करते हैं। क्लियर? चलिए अब अपन देखते हैं रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। तो देखिए कनकेव लेंस के केस में भी अगर आपको इमेज फॉर्मेशन करना तो पहले रूल्स सीखने पड़ते हैं। तो देखिए पहला रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल है, रूल नंबर 1 है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट appears to diverge from focus after refraction। तो देखिए कोई भी पैरेलल रेस है वो किधर को जाएगा, तो फोकस ऐसे डॉटेड लाइन लाइए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। रूल नंबर 1 क्लियर है? इसी का जस्ट कन्वर्ट होगा कि इफ रूल नंबर 2 कि इफ इंसिडेंट रेस moves towards the focus या moves toward the focus then after refraction it becomes parallel to the principal axis। तो देखिए इसी का जस्ट उल्टा, लाइट ऐसे था तो इधर चले गया, और अगर फोकस की तरफ आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो ये अगर लाइट फोकस की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल। रूल 2 क्लियर? रूल नंबर 3 एग्जैक्टली सेम है जैसा कन्वेक्स लेंस में था कि इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट गोज अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होगा तो सीधा सीधा एज इट इज चले जाएगा। क्लियर? तो चलिए अब इन रूल का इस्तेमाल करके अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस करते हैं, और केवल एक ही केस होता है कनकेव लेंस के केस। क्लियर? तो देखिए कनकेव लेंस के केस में एक ही केस होता है। इस केस में लिखा है कि ऑब्जेक्ट केप्ट एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो एक जैसे इमेज फॉर्म होता है। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन कहीं पे भी रख दीजिए, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पे, ये ए है ये बी, इससे कोई भी एक रे निकला पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एफ से ऐसे डाइवर्ज हो। दूसरा रे ले लो, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर वाला, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो अनडेविएटेड चले जाएगा। अब देखो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये डाइवर्जिंग है, कहीं पे भी नहीं मीट करेंगे, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर हुआ तो उसका दिमाग एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि ये लाइट कहां पे आके टकरा रही है, यहां पे टकरा रही है। तो ए का इमेज बन जाएगा ए डैश परपेंडिकुलर टू बी डैश। दिख रहा है? तो इमेज के बारे में बता सकता हूं कि इमेज जो है वो वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। दूसरा पोर्शन के बारे में या साइज के बारे में पहले देख लेते हैं, हाईली डिमिनिश्ड है, काफी छोटा। और अगर इसका पोजीशन के बारे में बात करें तो ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
समझ रहे? तो ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, हमेशा इमेज कैसा फॉर्म होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड और सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो एक ही केस है। तो कनकेव लेंस में हमेशा याद रखना है कि हमेशा कनकेव लेंस एक रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल डिमिनिश्ड इरेक्ट इमेज बनाता है। क्लियर है? तो देखिए, आप कुछ यूजेस ऑफ कनकेव लेंस लिखते हैं अगर कभी आपके एग्जाम में आ गया तो पहला यूज है कनकेव लेंस का कि कनकेव लेंस इज यूज्ड इन आई ग्लासेस। तो जैसे कई लोग को जिनको मायोपिया नाम का डिफेक्ट होता है वो कनकेव लेंस यूज करते हैं जिससे उनको सही दिखे। क्लियर है? तो मायोपिया के केस में अपन कनकेव लेंस यूज करते हैं। दूसरा यूज है कि इट इज यूज्ड इन फ्लैश लाइट। तो जो अपन फ्लैश खींचते हैं, जो लाइट कैमरा के सामने जो फ्लैश लाइट लगे रहता है, जब आप क्लिक करेंगे तो लाइट ऐसे फैलता है, तो लाइट को फैलाने के लिए अपन जो फ्लैश लाइट होता है उसमें क्या लगाते हैं? कनकेव लेंस लगाते हैं। क्लियर है? थर्ड यूज कनकेव लेंस का है कि कनकेव लेंस इज यूज्ड इन पीप होल्स ऑफ द डोर्स। तो आप देखे होंगे कि कई बार डोर्स में एक ऐसा होल रहता है और होल के बाहर आप ऐसा देखते हैं तो आपको एक छोटा सा आदमी दिखता है ना? तो उसमें पीप होल्स में भी कौन सा लेंस लगे रहता है? कनकेव लेंस ही लगे रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि कनकेव लेंस इज यूज्ड इन टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के केस में भी जो है कनकेव लेंस यूज में आता है। क्लियर है? और इट इज यूज्ड इन टॉर्चेस टू क्रिएट डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, है ना? तो लाइट को अगर आपको ऐसे जंगलों में बिखेरना है या ऐसे जगह पे बिखेरना है तो टॉर्च के आगे अपन कौन सा लेंस लगाते हैं? कनकेव लेंस लगाते हैं। क्लियर? तो चलिए अब लेंस के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एनटीएससी में भी आ चुका है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, या हाफ पार्ट को रिमूव कर दे, then what is the effect of it on position of image, size of image, intensity of image and focal length of the lens? तो देखिए, कन्वेक्स लेंस का आधा पार्ट को क्या कर दे रहे हैं? या तो ब्लैक पेपर से ढक दे रहे हैं या तो इसको काट के हटा दे रहे। तो ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखे तो ऑब्जेक्ट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है ना? उसमें से कुछ जो है लेंस पे जाके गिरती है जिनसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो देखो ना, इमेज जो फॉर्म होता है उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेज आगे टकराती है। मतलब एक का इमेज अगर रे डैश फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे रेज आगे टकरा रही है, जितने भी रेज होती है रिफ्रैक्ट हो रही है। क्लियर? तो देखो होगा क्या कि अगर इतना पार्ट हटा दे या इतना पार्ट ब्लैक पेपर से ढक दे तो ये रेज वहीं पे तो जाके मीट करेंगे। भले से ये रेज यहां नहीं जा पा रही है क्योंकि ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे या रिफ्रैक्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे रेज तो अभी भी ए डैश पे ही जाके मिल रहे होंगे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? रिमेन सेम। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? रिमेन सेम। दूसरा, साइज ऑफ इमेज भी क्या होगा? रिमेन सेम। जो साइज होगा पहले वही अभी भी होगा। बस अंतर क्या आ रहा है कि इतने सारे रेज जो यहां से पास हो रहे थे वो नहीं हो रहे, लेकिन ये सारे रेज तो अभी भी वहीं जाके मीट कर रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज सेम रहेगा, साइज ऑफ इमेज भी सेम रहेगा। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इमेज, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि पहले ये सारे रेज से इमेज बन रहा था, अब इतने ही रेज से इमेज बन रहा है। ये सारे रेज अब गायब हो चुके हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज या ब्राइटनेस ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिंग लाइट रेज। क्लियर है? उसके बाद जो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस होगा वो भी क्या रहेगा? रिमेन से। फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फोकल लेंथ भी रिमेन अनचेंज, साइज भी रिमेन अनचेंज, पोजीशन ऑफ इमेज भी रिमेन अनचेंज, बस इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्लियर? और इस केस में तो आधा हो जाएगा क्योंकि हाफ जो है वो ढक दे रहा है। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल दिया है कि इफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मतलब एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इन एयर इज डिप्ड इन फ्लूइड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5, मतलब इस कन्वेक्स लेंस को एक फ्लूइड में डुबा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है, मतलब 1.5 से ज्यादा। देन लेंस बिकम डाइवर्जिंग लेंस, रिमेन कन्वर्जिंग लेंस और बिकम इनविजिबल। तो देखते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है और इसका अपन एकदम बेसिक कारण भी देखेंगे। तो देखिए अगर एक कन्वेक्स लेंस को फ्लूइड में डुबाएं और उस फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हुआ तो वो कन्वेक्स लेंस अब डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। कन्वर्जिंग लेंस नहीं रहेगा, डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा।
मैं फिर से बता रहा हूं कि एक कन्वेक्स लेंस को अगर आप एक ऐसे फ्लूइड में डुबा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है, तो अब जो लेंस कन्वर्जिंग था वो कैसे एक्ट करेगा, डाइवर्जिंग की तरह। ठीक है। दूसरा केस, अगर कन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में डुबा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे कम है, जैसे कि इसका 1.5 है, तो जो फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5 से कम है, तो अभी भी कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह ही काम करेगा। मतलब हो सकता है उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाए, लेकिन पहले भी कन्वर्जिंग था और अब भी कन्वर्जिंग होगा। कब? जब फ्लूइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होगा। थर्ड चीज कि अगर कन्वेक्स लेंस को एक ऐसे फ्लूइड में डुबाओ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस के, मतलब जैसे कि एक फ्लूइड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और कन्वेक्स लेंस का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो वो जो लेंस है वो इनविजिबल हो जाएगा, मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो इस केस में देखो कन्वेक्स लेंस को ऐसे फ्लूइड में डुबा रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, इसका नेचर चेंज हो जाएगा। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। ये आपका कन्वेक्स लेंस था, इसको अब अपन ऐसे फ्लूइड में डुबा दिए, ये 2.5 है, ये 1.5, लाइट ऐसे आ रहा है। अब लाइट किधर जाएगा सोचिए, यहां पे टेंजेंट बनाइए और नॉर्मल बना दी। अब लाइट देखिए डेंसर से रेयर जा रहा है ना, इस बार हवा नहीं है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला एक मीडियम, तो डेंसर से रेयर जाएगा तो लाइट क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। अगेन यहाँ पे टेंजेंट बनाइए, नॉर्मल बनाइए, लाइट को जाना था इस तरफ और अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो देखिए बेसिक लगा के ही समझ में आ रहा है कि इस बार जो लेंस है वो कैसे बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। क्लियर? और अगर मान लो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता, ये 1.5 और इधर भी 1.5, तो लाइट बेंड क्यों होता, लाइट सीधा सीधा चले जाता और लेंस कैसा हो जाता, इनविजिबल हो जाता। तो कनकेव लेंस का भी अगर क्वेश्चन आएगा तो सेम होगा कि कनकेव लेंस को अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डुबाओगे तो वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, मतलब नेचर चेंज हो जाएगा। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में डुबाओगे तो नेचर सेम रहेगा, और सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में डुबा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा, नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। क्लियर? तो चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आज का आखिरी सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा अलग सवाल है। तो क्वेश्चन दिया है कि if a red light laser and a blue light laser is incident parallel to the principal axis of convex lens, मतलब एक कन्वेक्स लेंस है, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेड लेजर आ रहा है और दूसरा ब्लू लेजर आ रहा है, एंड कन्वर्ज एट ए डिस्टेंस FR एंड FB फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, देन इनके बीच में क्या रिलेशन। तो मान लो रेड कलर का लेजर यहां जाके कन्वर्ज हो गया और ब्लू का यहां जाके कन्वर्ज हो गया, तो अभी FR और FB में कोई अपने को रिलेशन नहीं पता, ऐसी अभी अपन डायग्राम में दिखाए हो। ओके, तो अब देखिए FR FB में कौन बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे, या डाटा इनसफिशिएंट है। इसके लिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं और याद आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। याद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, वेवलेंथ की। अब याद कीजिए जो वेवलेंथ होता है, मैं आपको याद करने का तरीका बताता है कि जिसका जितना छोटा नाम उसका उतना बड़ा वेवलेंथ। तो रेड जिसका सबसे छोटा नाम है उसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, तो रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा होगा किससे, ब्लू से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जस्ट उल्टा रिलेशन होगा, तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो कम होगा ब्लू के रेस्पेक्ट, है ना। तो इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू कलर के लिए ज्यादा होगा और रेड के लिए क्या होगा, थोड़ा कम होगा। क्लियर? तो देखिए अगर ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो ज्यादा बेंडिंग होगी, ज्यादा बेंडिंग होगी तो पहले ही जाके ये कन्वर्ज हो जाएगा। तो अगर ब्लू लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ज्यादा कन्वर्जिंग के कारण FB जो होगा वो छोटा होगा FR से, समझ है ना, क्योंकि ब्लू के लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ज्यादा बेंडिंग, तो पहले बेंडिंग होने के कारण वो पहले जाके प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा जाएगा या कन्वर्ज हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें कई सारी चीजें सीखने के लिए थी, आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। ओके, तो देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।